बिहार एसटीईटी 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल के इस 8वें सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर शिक्षण कला अदर स्किल से संबंधित 50 मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों याद रखिएगा, यह वीडियो आपके लिए अति आवश्यक है। एक भी क्वेश्चन को आप इसको स्किप करके आगे नहीं निकलिएगा। एक आइडियाज़ और एक महत्वपूर्ण चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें मिसलेनियस करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से अगर कोई आपत्ति है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके सजेस्ट कीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। शिक्षण सूचना का संचार नहीं बल्कि संज्ञानात्मक पुनर्निर्माण है। यह किस शिक्षण दृष्टिकोण से संबंधित है? टीचिंग इज नॉट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन बट द कॉग्निटिव रिकॉग्नाइज इंस्ट्रक्शंस। दिस इज रिलेटेड टू विच टीचिंग अप्रोच? याद रखेंगे, ये पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। एक बार प्रश्न को पुनः दोहराएंगे। शिक्षण सूचना का संचार नहीं बल्कि संज्ञानात्मक पुनर्निर्माण है। यह किस शिक्षण दृष्टिकोण से संबंधित है? दिए गए प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर है कि यह संरचनावाद से संबंधित है, यानी यह कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित हो चुके हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिए और 50 क्वेश्चनों में आपका क्या हालचाल है, 50 क्वेश्चनों में कितने सही कर पा रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक आप ज़रूर हमें वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट कीजिए। और यह वीडियो आप हमें किस शहर या किस जिला से देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि अव्यक्त अधिगम, जिसको लेटेंट लर्निंग कहा जाता है, सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अव्यक्त अधिगम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? हु प्रपोज्ड द लेटेंट लर्निंग थ्योरी? इस दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि अव्यक्त अधिगम अर्थात जो लेटेंट लर्निंग है वह जो प्रस्तुत किया गया है वो टॉलमैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, यह वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आवश्यक है, क्योंकि लेवल को थोड़ा सा अप डाउन करके क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे। बाकी सिलेबस जो शिक्षण कला और उसके बाद अदर स्किल का है बिल्कुल सेम रहता है। इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान में रख करके हमने इस वीडियो में अप डाउन करके क्वेश्चनों को आप लोगों के लिए बनाया है। प्रश्न तीसरा नंबर है कि वाइगोत्स्की का जेडपीडी सन्निकट विकास क्षेत्र, जिसको कहते हैं, किस तकनीक से जुड़ा हुआ है? वाइगोत्स्की का जेडपीडी सन्निकट विकास क्षेत्र किस तकनीक से जुड़ा हुआ है? तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह स्कैफोल्डिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि स्कैफोल्डिंग का जो है वह जुड़े हुए व्यक्ति कौन है, तो उस समय वाइगोत्स्की इसका सही आंसर कीजिएगा। तीसरे के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहेगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है? एक्शन रिसर्च का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, तत्काल समस्या का समाधान करना। एक्शन रिसर्च का उद्देश्य मुख्य रूप से है तत्काल समस्या का समाधान करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि टबुला रासा किस दार्शनिक ने दिया था? टबुला रासा जो है किस दार्शनिक के द्वारा दिया गया है? तो पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है यह जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जॉन लॉक के द्वारा टबुला रासा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। खोज या जिसको अन्वेषण विधि कहते हैं, इसको अंग्रेजी में ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है, का आधार क्या है? खोज या अन्वेषण विधि अर्थात ह्यूरिस्टिक मेथड का आधार निम्नलिखित में से क्या है? छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ डिस्कवरी। खोज या अन्वेषण विधि जो होती है, ह्यूरिस्टिक मेथड जो होती है, वह आत्म खोज अर्थात सेल्फ डिस्कवरी पर डिपेंड रहती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि टीचर सेंटर्ड, जिसको शिक्षक केंद्रित कहा जाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड, जिसको विद्यार्थी केंद्रित कहा जाता है, शिक्षण में मुख्य अंतर क्या है? यानी कि टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड शिक्षण में मुख्य अंतर आपको क्या नजर आता है?
7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ज्ञान का स्रोत। याद रखेंगे 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड शिक्षण में जो अंतर आता है वह ज्ञान स्रोत के आधार पर यह अंतर स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर शिक्षण कला अदर स्किल बिहार STET 2025 के लिए मुख्य इंपॉर्टेंट 50 मार्क्स के क्वेश्चनों को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसके बाद हम बिहार BPSC TRE 4 के लिए भी आपके काम आएंगे। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न अगला है संज्ञानात्मक शिक्षुता यानी जिसको कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप कहा जाता है। संज्ञानात्मक शिक्षुता अर्थात कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 8वें का सही आंसर हो जाएगा कि संज्ञानात्मक शिक्षुता का अर्थ होता है वास्तविक कार्य परिस्थितियों में सीखना, लर्निंग इन द रियल वर्क सिचुएशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ द कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए 9वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि अग्रिम आयोजक जिसको एडवांस ऑर्गेनाइजर कहते हैं किसने दिया? अग्रिम आयोजक जिसको एडवांस ऑर्गेनाइजर कहते हैं यह किनके द्वारा दिया गया है? 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि अग्रिम आयोजक अर्थात एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है वह ऑज़ुवेल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अग्रिम आयोजक अर्थात एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है ऑज़ुवेल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रख दिया जाएगा बड़ा ही खूबसूरती से। प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध जिसको नैमित्तिक अनुबंध भी कहते हैं, ये ऑपरेंटेड कंडीशन उसको अंग्रेजी में कहते हैं, में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण अर्थात पॉजिटिव रिफोर्समेंट क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि नैमित्तिक अनुबंध में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण निम्नलिखित में से किसको जाना जाएगा? 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रशंसा। याद रखेंगे क्रिया प्रसूत जो सकारात्मक सुदृढ़ीकरण अगर लाने की बात की जाए तो उसमें प्रशंसा जरूरी है, यानी कि प्रेस करना लोगों को जरूरी है। अगला प्रश्न आपके सामने है। इससे पहले कि हम 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाने की कोशिश करें, दोस्तों यदि आप बिहार STET एग्जाम 2025 दिए हैं और निश्चित सफलता पाना चाहते हैं तो वीडियो को तो देखना जरूरी है, लेकिन ये भी बात याद रखिए अगर आप चाहते हैं कि इसका नोट्स मिल जाए और आप आसानी पूर्वक एग्जाम को क्रैक कर पाएं, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया 2 प्रकार की ई बुक जो है PDF के रूप में आपको व्हाट्सएप पर प्रदान करती है। दिए गए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर लें, सबसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको यह PDF जितना जल्द चाहिए तो आप उससे हमारे इस व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है और इसमें बिंदुओं को थोड़ा बेहतर और अच्छे तरीके से समझ के साथ जो है एक्सप्लेन कर करके पढ़ाया गया होगा, जिससे कि आप आसानी पूर्वक बहुत ही आसान से अपने दिमाग में कंटेंट को हासिल कर लेंगे। तो अगर आप लेना चाहेंगे तो दिए गए व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिंतनशील शिक्षण जिसको रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहते हैं का उद्देश्य क्या है? चिंतनशील शिक्षण जिसको रिफ्लेक्टिव टीचिंग के नाम से जाना जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 11वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आत्मविश्लेषण। चिंतनशील शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत जिसको सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं किसने दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग किनके द्वारा दिया गया है? 12वें का सही आंसर है यह बंडूरा के द्वारा दिया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी किनके द्वारा दिया गया? हु गेव द सोशल लर्निंग थ्योरी? बंडूरा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इस 12वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन पलटी कक्षा जिसको फ्लिप्ड क्लासरूम के नाम से जानते हैं में शिक्षक की भूमिका क्या है? पलटी हुई शिक्षा अर्थात जिसको फ्लिप्ड क्लासरूम कक्षा, इसको पलटी कक्षा फ्लिप्ड क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? 13वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्गदर्शक। पलटी हुई शिक्षा अर्थात कक्षा अर्थात फ्लिप्ड क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका होती है, यानी कि फैसिलिटेटर एंड गाइड, यानी कि मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना।
14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मूलभूत प्रेरणा, जिसको इंस्ट्रिक्टिव मेथड मोटिवेशन कहते हैं, का आधार क्या है? मूलभूत प्रेरणा का आधार निम्नलिखित दिए गए ऑप्शनों में से क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है आंतरिक संतोष लाना। ये जो है आधार है मूलभूत प्रेरणा का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है शिक्षा छात्र जो शास्त्र है पेडागोजी, यानी पेडागोजी को हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहते हैं। तो शिक्षा शास्त्र जो है शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड पेडागोजी ऑरिजिनेट। याद रखेंगे शिक्षा शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? 15वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह ग्रीक भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है निपुणता आधारित शिक्षण किससे संबंधित है? निपुणता आधारित शिक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मास्टरी लर्निंग इसको बोलते हैं। अप्रोच इज रिलेटेड टू। निपुणता आधारित शिक्षण किससे संबंधित है? मास्टरी लर्निंग अप्रोचेज इज रिलेटेड टू। ऑप्शन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ब्लूम से। निपुणता आधारित शिक्षण किससे संबंधित है? तो ब्लूम से यह संबंधित हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्रश्न 17 नंबर है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव ऑपरेंट कंडीशनिंग। याद रखेंगे क्रिया प्रसूत जिसको हम लोग नैमित्तिक अनुबंध के नाम से भी जानते हैं, यह किनके द्वारा दिया गया है? 17 का ऑप्शन नंबर बी, यह स्किनर के द्वारा दिया गया है। दोस्तों हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत की जाती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके और हम आपके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर पाएं। ऑप्शन नंबर बी दिए गए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण में प्रक्रिया यानी फीडबैक, जो प्रतिक्रिया कहते हैं उसको फीडबैक बोलते हैं अंग्रेजी में। शिक्षण में प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक इन टीचिंग का उद्देश्य क्या है? शिक्षण में प्रतिक्रिया का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में सुधार करना। यानी कि अधिगम में सुधार करने हेतु फीडबैक दिया जाना जरूरी है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा शिक्षण में प्रतिक्रिया फीडबैक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 19वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है खोज विधि जिसको डिस्कवरी मेथड कहते हैं किससे संबंधित है? खोज विधि अर्थात डिस्कवरी मेथड किससे संबंधित है? डिस्कवरी मेथड इज रिलेटेड टू। याद रखेंगे 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह ब्रूनर से संबंधित है। खोज विधि अर्थात जो डिस्कवरी मेथड है वह दोस्तों ब्रूनर से संबंधित है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 20वां नंबर प्रश्न कहता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी का सबसे ऊंचा स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अ ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी का सबसे ऊंचा स्तर क्या है? यह प्रश्न बड़ा ही फेमस है, सृजन, यानी ऑप्शन नंबर डी 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी का सबसे ऊंचा स्तर जो है वो सृजन को जाना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 का ऑप्शन नंबर बी, जॉन डोई के द्वारा जो है दोस्तों लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत दिया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है सुकराती पद्धति जिसको सेक्रेटिक मेथड कहते हैं किस तकनीक पर आधारित है? सुकराती पद्धति सेक्रेटिक मेथड किस तकनीक पर आधारित है? 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवाद और प्रश्न पर यह आधारित होता है। 22 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं। संरचनावाद जिसको कंस्ट्रक्टिविज्म का प्रमुख नारा क्या है? रचनावाद का प्रमुख नारा निम्नलिखित में से क्या है? विच इज द स्लोगन ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करके सीखना। रचनावाद का प्रमुख नारा है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जिसको किसने प्रतिपादित किया था? अभी तुरंत आपको बताया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि किसी अवांछित या नकारात्मक स्थिति को हटाने या कम करने के लिए किसी व्यवहार को बढ़ावा देना। प्रश्न है किसी अवांछित या नकारात्मक स्थिति को हटाने या कम करने के लिए किस व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है?
24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रिय उत्तेजना को हटाना जो होता है, अवांछित या नकारात्मक स्थिति को हटाने को कम करने के लिए यह व्यवहार अपनाई जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है और 25 नंबर क्वेश्चन है कि यहां पर देखेंगे फॉरलव किस अधिगम से संबंधित है, फॉरलव का संबंध किस अधिगम से है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंध। याद रखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित रहने वाले व्यक्ति हैं फॉरलव, यानी किस अधिगम से संबंधित है, तो फॉरलव जो है शास्त्रीय अनुबंध से संबंधित है। किसी भी प्रकार की कोई अगर मिस्टेक हमसे हो जाती है दोस्तों तो आप जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा। हर आदमी है, आदमी इंसान से कुछ न कुछ गलतियां कभी कभी हो जाती है, तो इसलिए इंसान समझेंगे और कुछ न अगर कोई भी दिक्कत आती है तो जरूर हमें बताइएगा। प्रश्न है कि जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम जिसको लॉ ऑफ इफेक्ट कहा जाता है, तो याद रखेंगे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट किनके द्वारा दिया गया है, यानी कि प्रभावशीलता का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, तो थॉर्नडाइक वहां पर ऑप्शन कर दीजिएगा। तो 26 प्रश्न था कि थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है। 26 का सही आंसर हो जाएगा दिए गए प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, पुरस्कार प्रतिक्रिया को मजबूत करता है। याद रखेंगे रिवार्ड जो होता है स्ट्रेंथेंस रिस्पॉन्स, पुरस्कार प्रतिक्रिया को मजबूत करता है, यह थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट का रूल कहता है। क्वेश्चन आपके सामने 27 नंबर प्रश्न कहता है कि मंटेसरी, याद रखेंगे बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, मंटेसरी पद्धति किस पर आधारित है। मंटेसरी जो पद्धति होता है वह निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। 27 का सही आंसर है संवेदी प्रशिक्षण पर आधारित है। अभी आप आर्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण कौशल के क्वेश्चनों को देख रहे हैं। जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 101 नंबर से क्वेश्चन शुरू होकर के 130 तक जाता है आर्ट ऑफ टीचिंग, और 131 से शुरू होकर के 50 तक यानी अदर स्किल जाता है। तो हम अपने सेट में 1 से लेकर के 30 तक आपको आर्ट ऑफ टीचिंग देते हैं, और उसके बाद जो 31 नंबर से क्वेश्चन है 50 नंबर तक अदर स्किल से संबंधित क्वेश्चंस हम देते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही एडवांटेज मिलेगा आपको आपके एग्जाम्स में। प्रश्न आपके सामने है कि पियाजेट के अनुसार, यानी कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु का चरण कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द पियाजे विच इज द स्टेज ऑफ द 7 to 11 ईयर्स। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु का चरण निम्नलिखित में से कौन सा है। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठोस क्रियात्मक। याद रखेंगे पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु को जो है ठोस क्रियात्मक अर्थात कंक्रीट ऑपरेशनल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 कहता है कि शिक्षक प्रभावशीलता जिसको टीचर्स इफेक्टिवनेस कहते हैं का सर्वोत्तम मापदंड क्या है। शिक्षक प्रभावशीलता अर्थात टीचर्स इफेक्टिवनेस का सर्वोत्तम मापदंड निम्नलिखित में से क्या है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छात्र उपलब्धि। याद रखेंगे शिक्षक प्रभावशीलता अर्थात टीचर्स इफेक्टिवनेस का सर्वोत्तम मापदंड जो होता है वह छात्र उपलब्धि है। 30वां नंबर क्वेश्चन प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा में पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। इन एजुकेशन करिकुलम मीन्स। याद रखेंगे शिक्षा में पाठ्यक्रम का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थी का समग्र अनुभव। शिक्षा में पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे शिक्षा में पाठ्यक्रम का अर्थ है शिक्षार्थी का समग्र अनुभव अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों आप थोड़ा सा भी तनिक भी बिल्कुल आप किसी भी हिसाब से अब यहाँ से अदर ऑफ स्किल के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। पहले ये बात कर लेते हैं 20 क्वेश्चन अदर ऑफ स्किल का, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है आप तनिक भी ये थोड़ा सा भी ये हेजिटेशन में न रहिए। दोस्तों किसी भी हिसाब से अब आपके पास समय नहीं है और अब आप बीएड किए हुए हैं, डिग्री को बचाना जरूरी है, स्टेट नहीं निकाल पाते हैं अगर पेपर 1 या पेपर 2 में किसी भी हिसाब से, तो ये दुखद होगा। तो इसलिए आप ये 130 और 120-25 के पीछे नहीं पड़िए। आप इसको डेली बाय डेली कितना खर्च कर देते हो। मैं जानता हूँ स्टूडेंट लाइफ थोड़ा सा कड़ा होता है, लेकिन अब आप सफलता के दहलीज पर आ चुके हुए हैं और यहाँ पर 100 या 102, 130, 140 के लिए, 150 के लिए अगर आप पीछे हटते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी हिसाब से आपको, मैं नहीं चाहता कि आपका किसी प्रकार से कोई रिजल्ट फंसे, आपका रिजल्ट हो जाए, इसके लिए कड़ी मेहनत करता हूँ दोस्तों। तो आप इसके पीछे ना पड़े, आप आसानी पूर्वक जो है इस दिए गए जो आपको मैं बता रहा हूँ PDF ओपन स्टडी एरिया का, आप उसको परचेज कर लें। एक एक करके आप उस बिंदुओं को पढ़िए, बस ले लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पढ़ना ज़रूरी है।
पढ़ करके आप आसानी से चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो आर्ट ऑफ टीचिंग होता है ना, वह एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। वो कोई विषय नहीं है। जितना एक्सपीरियंसफुल चीज़ों को आप सीखिएगा या जितने वर्डों को पकड़ना सीखिएगा उतना आसान हो जाएगा एग्जाम्स में। नॉर्मलाइजेशन है इस बार, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन, थोड़ा अगर कहीं धक्का दिया तो उस समय आप क्या कीजिएगा। इसलिए समय से खिलवाड़ नहीं कीजिए। ये 130 और 120 कहाँ आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये आपके जीवन के लिए है, मैं जानता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप सही रास्ते पर हैं तो इसे परचेज जरूर कर लीजिएगा। वीडियोस तो आती रहेंगी, आप नहीं भी परचेज कीजिएगा तो आपको क्लासेस तो मिलती रहेंगी, लेकिन परचेज करके आप आराम से उसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि वीडियो में मैं वही चीज़ें डालता हूँ जिससे कि आपको क्या होता है, व्यूअर्स बिल्कुल रहें, लेकिन व्यू से वो नहीं होता है। आपको एग्जाम्स जो है वो क्लियर करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आप इसको ज़रूर परचेज कर लीजिए और आराम से पढ़िए। प्रश्न है यहाँ से अदर स्किल से शुरू होता है। पहले मैथ का एक क्वेश्चन है, 729 लिखा गया है, पावर में 1/3 कहा गया है, मल्टीप्लाई कर देता है 81 या पावर में 1/4 कहा गया है। तो 729 को हम लोग 9 लिख सकते हैं, याद रखेंगे 9 का पावर 3 लिख सकते हैं, और पहले से पावर 1/3 है ही। गुना का चिन्ह गुना कर दीजिए, 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, 3 3 9, 9 3 से 4 लिख सकते हैं, और पहले से पावर 1/4 है, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये बचा 9, गुना कीजिएगा 9 से 3, 9 3 27, ऑप्शन में दिए गए बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न 32 नंबर आपके स्क्रीन पर रख दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर के इस काम को करें तो वह कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। इफ ए कंप्लीट दिस वर्क इन 30 डेज, यहाँ पर 30 हो जाएगा, याद रखेंगे इन बी इन 20 डेज, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टुगेदर, ये दोनों एक साथ कितने दिनों में कर लेंगे। कुछ नहीं करना, इस दोनों का ये कर दीजिए प्लस 1/20 कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा 120 हो जाएगा, कटाइएगा तो 3 चौका 12, इसको 6 दूना, यहाँ पर कीजिएगा 120 है तो यहाँ पर कटाइएगा तो ये 20 को कटाइएगा तो 6 बार में कट जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10/120 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कटा दीजिए और इसी को पलट दीजिए तो 1/12 जो है वह 12/1 में बदल जाएगा, नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इस प्रकार वे दोनों मिलकर के इसको 12 दिनों में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं में कौन सी गैस उपयोग होती है। विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, याद रखेंगे 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि प्रश्न था 33 नंबर आपके सामने कि फोटोसिंथेसिस तथा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पौधों को जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है। आप सभी जानते हैं भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है और आपको कमेंट करके बताना है कि यह अप्सरा कहाँ उपस्थित है। सीपीयू का ब्रेन किसे कहते हैं, व्हाट इज द कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सीपीयू। याद रखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एएलयू और सीयू, अर्थात जो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और सीयू जो होती है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसे ब्रेन ऑफ सीपीयू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा कि 12 को यदि 24 लिखते हैं, 24 को 48 और 96 को क्या लिखेंगे। तो 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 12 गुने 2 बराबर 24, 24 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो 48 हो जाता है, और 48 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो 96 हो जाता है। तो उसी तरह से 96 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 192 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 37 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। विच इज द इंडियाज डीप्थ, सबसे बड़ा कह दे तो मुंबई होगा, लेकिन सबसे गहरा कहेगा तो विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं इस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन चार्ल्स बाबेज को यानी कि कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अदर स्किल के क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ही साधारण क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर मैंने कराया है। आप जा करके हमारे इस जो प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पर बीपीएससी नहीं टीआरई 4 टीआरई नहीं यहाँ पर स्टेट 2025 के नाम से, उसमें जा करके आप देख लीजिएगा। उसमें प्रीवियस ईयर का मैंने वीडियोज भी आपको दिया है, आपको अंदाजा लग जाएगा। थोड़ा सा आर्ट ऑफ टीचिंग से हमेशा सतर्क रहना है। पाई का मान किसके बराबर होता है? 3.124 जो होती है 3.141 ऐसे दिया गया है। 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3.141 जो होती है वह पाई का लगभग मान बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देख लीजिएगा, E बराबर MC स्क्वायर किस वैज्ञानिक का समीकरण है? तो याद रखिएगा E बराबर MC स्क्वायर यह जो होती है सापेक्षिकता के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है और इसको अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। यह जो है प्रकाश और के तरंगों से संबंधित उसके चाल के निर्धारण के लिए प्रयोग किया गया था। कहता है प्रश्न 41 नंबर की यूएनओ जिसको यूनाइटेड नेशन जो है यूएनओ यहाँ पर यूएनओ कहा गया है, तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि 2025 में भारत का पहला एआई मिशन कौन सा है? विच इज इंडियाज फर्स्ट एआई मिशन इन 2025? याद रखेंगे 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर है इंडिया एआई। याद रखेंगे इंडिया एआई जो है भारत का पहला एआई मिशन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि H2SO4, याद रखेंगे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि H2SO4 क्या कहते हैं? H2SO4 को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? दोस्तों ये सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है सूत्र मनाया जाता है, बताया जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? प्रश्न है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है 44 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होती है वह डीएनए का पूर्ण रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 जो है वह किस वर्ष लॉन्च किया गया था? यह प्रश्न आपके पास 45 नंबर क्वेश्चन था। 45वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2023 में चंद्रयान 3 जो है वह लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे जो होती है वह कब मनाई जाती है? याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? सही आंसर है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? याद रखेंगे बिहार में गंगा की लंबाई जो है लगभग 445 किलोमीटर बताई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने 48 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किसके बीच है? याद रखेंगे भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है वह किसके किसके बीच में चलाई जाएगी? याद रखेंगे दोस्तों 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जो है स्थापित की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? सीपीयू स्पीड इज मेजर्ड इन, याद रखेंगे सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? दिए गए 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गीगाहर्ट्ज में जो है वो सीपीयू की गति को मापी जाती है। दोस्तों हर सेट की तरह इस सेट में भी आपके लिए छोड़ करके जाते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन, आपको कहीं से भी खोज करके इस प्रश्न का आंसर जरूर करना है। भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र किस वर्ष हुआ था? याद रखेंगे भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करने हैं और आपको बताने हैं कमेंट करके कि आज के इस 50 क्वेश्चनों में आपने कितने सही किए हैं और आप ये हमारा वीडियो किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं निश्चित सफलता आपको मिल जाए तो इस व्हाट्सएप के माध्यम से ई बुक जरूर परचेज कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद।